Hello everyone. So today we are starting with chapter number 7, our country India. इस चैप्टर में हम हमारी कंट्री के बारे में कुछ बातें करेंगे और हमारी कंट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि हमारी जो कंट्री है एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। और ये जो है हमारी कंट्री, इसके अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हमको दिखेंगे लॉफ्टी हिमालयाज। लॉफ्टी मीन्स जो जमीन से ऊंची चीज होती है बहुत, तो जमीन से ऊंचे क्या होंगे, पहाड़ होंगे, और उन पहाड़ों को हमने यहाँ पे क्या बोला है, हिमालयाज बोला है। तो हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में आपको लॉफ्टी हिमालयाज देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप इंडिया के वेस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। वॉच द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हमारा इंडिया क्या है, पेनिनसुला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये येलो बॉक्स के अंदर हमको पेनिनसुला की डेफिनेशन दी गई है। द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। मतलब कोई भी जमीन का वो हिस्सा जो 3 साइड से पानी से घिरा हो उसको पेनिनसुला कहते हैं। अब हम इसकी, हमारे को एक इमेज भी दी है हमारी बुक में, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये रहा हमारा प्यारा इंडिया, ये देखिए ये रहा हमारा इंडिया। और आप इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की तरफ देखिए तो देखिए वेस्ट साइड से इंडिया के आसपास ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड अरेबियन सी, ओके। एंड अगर हम इंडिया के ईस्ट की तरफ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो समंदर वाला ये जो पोर्शन है इसको हम जानते हैं बे ऑफ बंगाल के नाम से। एंड अगर हम सदर्न साइड में इंडिया को देखें तो इंडिया के सदर्न साइड में ये जो ओशन आपको दिख रहा है, इतना पार्ट ओशन का, ये जो ओशन का पार्ट है इसको हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। अब इंडिया तीनों साइड से 3 ओशन से घिर चुका है, इसलिए इंडिया अब एक पेनिनसुला है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो काफी बड़ा एरिया है हमारे पूरे इंडिया का। And from north to south, the extent of our country is from Kashmir to Kanyakumari, है ना। और ये कितना डिस्टेंस है, ये है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। मतलब अगर हमारे इंडिया में हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेवल करें तो हमारे को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, वो है 3200 किलोमीटर। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं तो हम अरुणाचल प्रदेश से कच्छ की तरफ ट्रेवल जब करेंगे तो हमको 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। एंड द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, the uneven plateau surface and the coasts and islands present a diversity of landforms। अब यहाँ पे बताया कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, काय की डाइवर्सिटी है, लैंडफॉर्म्स की, तरह तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव लॉफ्टी माउंटेन्स विच इज नोन एज द हिमालयास, द ग्रेटर हिमालयास, एंड वी आल्सो हैव द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एंड वी आल्सो हैव द नॉर्दर्न प्लेन्स, एंड वी आल्सो हैव द अनइवन प्लेटू सरफेस एंड द कोस्ट्स। कोस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो समंदर के किनारे वाली जो हमारी स्टेट्स है ना, वहां पे हम उनको बोलेंगे कोस्टल एरियाज। एंड आइलैंड्स प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म, हमारे पास आइलैंड्स भी हैं। देखिए यहाँ पे मैप में हमको 2 आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे। अगर हम अरेबियन सी में देखेंगे तो ये जो ग्रुप आइलैंड का जो आपको ग्रुप दिख रहा है ये है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप के थोड़ा नीचे ये यहाँ पे आपको मालदीव भी दिख रहा है ना। एंड Maldives is actually not in the not the portion of our country India. It is actually a different country. और बे ऑफ बंगाल में हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या है इस आइलैंड का नाम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो ये हमने इंडिया के बारे में जाना। और अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पे बताया है कि देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारे इंडिया में तरह तरह के क्लाइमेट हैं,
ठीक है। और वेजिटेशन भी हमारे इंडिया का बहुत डिफरेंट है अलग अलग एरियाज में। वेजिटेशन मीन किसी पर्टिकुलर जगह पे पाए जाने वाले जंगल, है ना, किसी पर्टिकुलर जगह पे पाए जाने वाले पेड़, है ना, तो ये सब भी हमारे इंडिया में डिफर करते रहते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो ह्यूज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, तरह तरह के हमको वाइल्ड लाइफ में तरह तरह के हमको जानवर देखने को मिलते हैं हमारे पूरे इंडिया में। और हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है ना, और हमारे इंडिया का कल्चर भी बहुत वास्ट है। और इतनी इस डाइवर्सिटी में, लेकिन एक चीज हमने जो नहीं खोई है वो है हमारी यूनिटी। इतना डाइवर्स कंट्री होने के बाद भी हमारा इंडिया क्या है, यूनाइटेड इंडिया है, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। और हमारे इंडिया का ट्रेडिशन ही कुछ ऐसा है कि हम एक नेशन में बंधे हुए हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और इंडिया की पॉपुलेशन जो है, अगर हम 2001 के हिसाब से देखें तो वो थी मोर देन 100 करोड़ सिंस द ईयर 2001। और आज के टाइम में 2020 के आसपास हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है इस समय वो हैगी अराउंड 130 करोड़। and it is the second most populous country of the world after China. So this is the general introduction of our country, India. अब आगे इंडिया के लोकेशनल सेटिंग के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे ये बताया कि हमारी जो कंट्री इंडिया है वो अगर हम देखें तो वो हमारी अर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलती है। और हमारी इंडिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जो कि हैगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया के बिल्कुल सेंटर से पास होता है। और ये कितने डिग्री का लैटिट्यूड है, ये हैगा 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ, और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये लैटिट्यूड है। एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ India extends between 8 degree 4 minute north latitude and 37 degree 6 minute north latitude। तो ये तो जो फिगर्स है ये तो हमको याद ही रखने होंगे। और उसी प्रकार फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो ये चीज जो ऐसी है कि हमको याद ही रखनी होगी। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? तो ये आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। देखिए, ड्यू टू ग्रेट longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India। क्योंकि हमारा जो longitudinal extent है वो 29 डिग्री तक का है, इसलिए अगर हमारे इंडिया में हम दो पर्टिकुलर जगह के टाइम की बात करें तो उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 hours। लेकिन एज यू हैव लर्न अर्लियर, हमने जो पहले के चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने पढ़ा है कि द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड, है ना, क्योंकि हर 1 डिग्री पे 4 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है। एंड द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। और इसी कारण क्या होता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले सूरज कहाँ पे दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा। एंड आफ्टर दैट सबसे आखिरी में अगर सूरज कहीं पे दिखेगा तो वो जगह है गुजरात। And you have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 minute east has been taken as the Indian standard टाइम। हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लॉन्जिट्यूड है वो हैगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। और ये भी हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। दिस मेरिडियन और लॉन्जिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब देखिए हम एक पिक्चर के साथ समझते हैं कि कैसा है हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इस डायग्राम में जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमारे इंडिया का मैप है, ये हमारे इंडिया का मैप है। और इस इंडिया के मैप में अगर आप सेंटर वाले पोर्शन को देखें तो देखिए यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन को हमने बोला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है कि 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड पे, ठीक है। और उसी प्रकार देखिए ये यहाँ पे मैं कर्सर से पॉइंट कर रहा हूँ, इधर पे देखिए ये जो डॉटेड लाइन यहाँ से लेके जो इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट तक गई है, तो ये देखिए इसको हमने बोला है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच इज एट
82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ठीक है। तो इसी इसी लाइन को हमने इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है, और हमारी इंडिया में हर जगह जो भी हम टाइम सेट करते हैं वो इस लाइन के अकॉर्डिंग टाइम सेट करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इंडिया का जो हमारा नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो एक्सटेंट है, देखिए जम्मू कश्मीर से लेके ये लास्ट में कन्याकुमारी तक जा रहा है, विच इज इन द मैप यहाँ पे बताया कि ये 3214 किलोमीटर है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन है, और यहाँ से जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है और ये आई है गुजरात के इस पोर्शन तक, है ना। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ईस्ट से लेके वेस्ट तक की दूरी बताई गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये दूरी बताइए कितनी, 2953 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ पे शो हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और अब हमको पढ़ना है इंडियाज नेबर्स। तो हमारी इंडिया की नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में आपको जैसा कि दिख रहा है, अब ये हमारे इंडिया को यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर से शो किया है, और इंडिया के अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें तो आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, एंड इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन से थोड़ा सा पार्ट हमारी इंडिया का अफगानिस्तान से भी टच हो रहा है, ये देखिए ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप इंडिया के और इस तरफ देखें तो आपको यहाँ पे ये चाइना देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेपाल भी देखने को मिल रहा है, and we can also see Bhutan here, and बांग्लादेश यहाँ पे हैगा। और इंडिया के इस साइड म्यांमार कंट्री को भी आप देख सकते हैं, एंड सदर्न पार्ट में अगर आप देखें इंडिया का तो ये आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। और एक कंट्री और है जो हमारे इंडिया जो हमारे इंडियन ओशन में है, और ये मालदीव से, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको दिख रहा है ये मालदीव से, और ये एक अनदर कंट्री है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हैगा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ठीक है। तो एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 states, 29 states and 9 union territories, and Delhi is the national capital, and the states have been formed mainly on the basis of लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे ये बताया कि हमारी इंडिया में 29 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, एंड दिल्ली हमारे इंडिया की कैपिटल हैगी। और हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स, अलग अलग जो स्टेट्स है ना, वो हमने किस बेसिस पे बनाई है, वो हमने बनाई है लैंग्वेज के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हमने तमिलनाडु में, जैसा कि आप जानते हैं कि तमिल लैंग्वेज का ज्यादा यूज होता है, इसलिए हमने उस जिस एरिया में तमिल लैंग्वेज का यूज ज्यादा था उस पूरे एरिया को हमने एक नई स्टेट बना दी और उसका हमने नाम रख दिया तमिलनाडु। एंड द सेम इज विद द अदर स्टेट्स, लाइक महाराष्ट्र में मराठी का ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए वहां पे हमने महाराष्ट्र को अलग कर दिया। जैसे हमने इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन किया है। और यहाँ पे आपको ऊपर मैप भी शो हुआ है, दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया इन विच यू कैन सी ऑल द 29 स्टेट्स। और यहाँ पे आप देखिए आपको लद्दाख देखने को मिलेगा, श्रीनगर देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। सो देर आर ऑलमोस्ट 29 स्टेट्स। और अब आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हैगा फिजिकल डिविजन्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है ये। देखिए इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज, हमारा जो इंडिया है वो तरह तरह के फिजिकल फीचर से मार्क किया गया है, ठीक है। वी कैन सी माउंटेन्स, वी कैन सी प्लेटूस एंड प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स, है ना। अब इसको हम यहाँ पे हमको मैप शो किया गया है, ये फिजिकल मैप ऑफ, दिस इज फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, एंड इन दिस मैप यू कैन क्लियरली सी in the northern side of India, you will find the greater Himalayas. See, this is the these are the mountains of greater Himalayas. एंड अगर आप उससे थोड़ा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको शिवालिक माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी।
और आपको यहाँ पे वेस्टर्न साइड में ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में बताया गया है। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के ठीक नीचे देखिए अरावली रेंज को डिनोट शो किया गया है यहाँ पे। एंड ये देखिए हमारे इंडिया के दो घाट्स हैं, है ना, दो कोस्टल एरियाज हैं। वन इज द वेस्टर्न घाट्स एंड द अदर वन इज द ईस्टर्न घाट्स। ये इंडिया का फिजिकल मैप है, तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो हमारे माउंटेन वाले एरियाज हैं उनको हमने इस मैप में ऑरेंज कलर से शो कर दिया है। और जिस एरिया में आपको प्लेटूस देखने को मिलेंगे वो आपको येलो कलर से शो कर दिया। और जो प्लेन वाले एरिया हैं तो वो लाइट ग्रीन कलर से शो करा हुआ है यहाँ पे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लेन्स होते हैं वो बिल्कुल समुद्र के किनारे से लगे हुए होते हैं, जमीन का वो हिस्सा होता है जो बिल्कुल समंदर के पास होता है। तो वहां पे आपको प्लेन लैंड्स लैंड्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो भी हमारे इंडिया में समुद्र के बगल से जो भी एरिया है ना, वो प्लेन है और उसको हमने कोस्टल एरियाज का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है। और कुछ प्लेन एरिया आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉर्दर्न प्लेन के नाम से, है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन के नाम से भी यहाँ पे कुछ प्लेन एरिया, और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला जो एरिया है वो भी आपको यहाँ पे भी बहुत सारे प्लेन देखने को मिल जाएंगे। और देखिए जो गुजरात का सबसे ज्यादा हिस्सा है वो एक्चुअली में आपको प्लेन ही देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आगे बताया है हमें कि स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयस। मतलब यही बताया है कि हमारे इंडिया के नॉर्थ में आपको बर्फ से ढके हुए हिमालयास दिखेंगे। और हिमालय का यहाँ पे मतलब बताया है, हिमालय हिम प्लस आलय मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है। और द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पैरेलल रेंजेस, द ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री, है ना। एंड जो मिड और उसके बाद जो द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। मतलब जो तीन एरिया में हमने हिमालय को डिवाइड किया, उसमें सबसे ऊपर वाला जो रेंज है उसको हमने ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जाना है। और यहाँ पे आपको दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो माउंट एवरेस्ट है वो आपको ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री वाले रीजन में देखने को मिलेगा। आफ्टर दिस वी हैव मिडल हिमालय, जिसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ये साउथ ऑफ हिमाद्री में है। मतलब जो हमारी ग्रेट हिमालय से उसके सदर्न डायरेक्शन की ओर जब आप जाएंगे तो आपको जो मिडल हिमालयस मिलेंगे, है ना। तो इसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। एंड अगर हम और जो हमारी लास्ट जो पैरेलल रेंज है हिमालयास की, तो उसका नाम हमने यहाँ पे दिया द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। फिर आगे यहाँ पे बताया है कि द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयास, है ना। तो जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के साउथ में अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स दिखेंगे। देखिए ग्रेटर हिमालयास से आप अगर नीचे आएंगे तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। एंड आगे हमें बताया है कि दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। तो ये थोड़े फ्लैट सरफेस के होते हैं। दीज आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स। कौन कौन सी नदियों से जो डिपॉजिट हमको मिलता है, कैसा डिपॉजिट मिलता है, एलुवियल डिपॉजिट मिलता है। ठीक है। और इन नदियों के नाम है द इंडस रिवर, द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। आप पहले जानते हैं कि ये एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बुक में इस येलो बॉक्स में हमको दोनों के बारे में अच्छे से बताया है। एलुवियल डिपॉजिट्स को देखते हैं पहले। दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन। जहां से भी रिवर जब ट्रेवल करती है, जहां से भी जब रिवर फ्लो करती है, तो वहां पे अपने साथ जब जो कोई भी नदी मिट्टी बहाते हुए लाती है तो उनको वहीं पे छोड़ जाती है और नदी आपकी आगे निकल जाती है। तो उस एरिया में जो मिट्टी होती है वो बहुत फाइन सॉइल्स होती है। और ऐसी मिट्टी क्या होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। और यहाँ पे बताया है कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है, तो अ रिवर और अ स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। देखिए
जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है और उस नदी से एक छोटी सी नदी की जो धारा है वो उससे कट के कहीं और जाके बहने लगती है, तो एक्चुअली में वो उस नदी का ही एक पार्ट होता है, लेकिन वो उस नदी जितना बड़ा तो नहीं होगा, इसलिए हम उस छोटी सी जो नदी उससे निकल के जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। और ये जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं ये नदी से निकलती हैं और वापस जाके किसी और नदी या तालाब में वापस मिल भी जाती हैं। और आगे यहाँ पे हमें बताया कि दीज रिवर्स प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एलुवियल डिपॉजिट जिस जमीन पे आपको मिलेंगे वो जमीन कल्टीवेशन या फिर खेती के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी होगी। दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स, ठीक है। और यही कारण है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे इंडिया में, जहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट देखने को मिलेगी, तो ना यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जमीन बहुत अच्छी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। एंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंडिया के वेस्ट में आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा। आप यहाँ पे मैप में देखिए, इंडिया के वेस्ट में देखिए ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और ये जो है इट इज अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक है। ये बहुत सूखा और बहुत गर्म और ये रेतीला क्या है, जमीन का हिस्सा है। एंड इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे बहुत कम ही देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। एंड टू द सदर्न टू सॉरी एंड टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू। देखिए इस मैप में जब आप नॉर्दर्न प्लेन से नीचे की ओर आते हैं तो आपको ये जो येलो कलर से प्लेटू रीजन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है ना, ये दक्कन प्लेटू है। तो जब नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में आप जाओगे तो आपको प्लेटू एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी के बारे में यहाँ पे हमको बताया है, टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू। और ये जो हमारा इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये किस शेप में, इट इज इन ट्राइंगुलर शेप। और ये जो रीजन है यहाँ पे आपको बहुत सारी हिल रेंजेस देखने को मिलेंगी, जैसा कि इस मैप में देखिए यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे आपको विंध्या रेंज देखने को मिल जाएगी, सतपुरा रेंज देखने को मिल जाएगी। एंड इन द साउथ यू हैव नीलगिरी हिल्स, है ना, यहाँ पे आपको नीलगिरी हिल्स दिख रही है। और है ना, ये नीलगिरी हिल्स हो गई। तो आपको प्लेटू एरियाज में भी बहुत हिली एरियाज देखने को मिलेंगे। और आगे बताया है कि अरावली हिल्स जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और इसकी बॉर्डर पे इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, है ना। द विंध्यास एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। अरावली के बाद हमको विंध्या रेंजेस और सतपुरा रेंजेस भी देखने को मिलेगी। और जो नर्मदा रिवर है और जो तापी रिवर है वो इन्हीं रेंजेस से फ्लो करती है। एंड दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। यहाँ पे आपको मैप में देखिए, आप यहाँ से ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है विंध्या रेंज वाला और सतपुरा रेंज वाला, ये देखिए यहाँ पे आपको मैप में ये देखिए ये एरो को आप पॉइंट करिए, ये नर्मदा रिवर के बारे में आपको बताया है कि नर्मदा रिवर हमारी इस जगह से उसका स्टार्टिंग ओरिजिन है और ये आपकी वेस्ट साइड पे फ्लो करके अरेबियन सी में जाके पानी में मिल जाती है। और ये नीचे से आप देखिए, यहाँ से आपको ये तापी रिवर भी आपको दिख रही है, तापी रिवर भी नर्मदा रिवर में ज्वाइन होके अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। एंड द वेस्टर्न घाट्स और शाद्रीज borders the plateau in the west and the eastern ghat provide the eastern boundary. While the western ghats are almost continuous, the eastern ghats are broken and uneven. देखिए आप इस मैप में देखिए, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, आप देखिए ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है, ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जो हमारा ईस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपको बीच बीच में से आपको इसमें ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल सीधा भी आपको नहीं दिख रहा है, इसमें बहुत सारे टर्न्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए इसमें बहुत सारे टर्न्स है इंडिया के साइड में। आगे बढ़ते हैं। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। और जो प्लेटूस होते हैं वो रिच होते हैं किसमें, कोयले की खदान आपको वहां देखने को मिलेगी, आपको वहां पे आयरन ओर्स देखने को मिल जाएगी। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन, ठीक है। एंड द वेस्टर्न
coastal plain are very narrow and the eastern coastal plain are much broader, and the eastern coastal plains are much broader, जैसा कि अभी हमने देखा। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो एरिया में थोड़े ब्रॉड होंगे, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये देखिए, द वेस्टर्न coastal plains are very narrow and the eastern coastal plains are much broader, and there are number of east flowing rivers जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जिसमें आपको महानदी देखने को मिलेगी, गोदावरी देखने को मिलेगी, कृष्णा रिवर देखने को मिलेगी एंड कावेरी रिवर देखने को मिलेगी, और ये सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती हैं। एंड दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ, और जब जहाँ पे ये ड्रेन होती हैं वहां पे जितनी भी एलुवियल सॉइल जो अपने साथ लेके आती है, काफी अच्छी जो उपजाऊ मिट्टी होती है, तो जब ये समंदर में मिलती है तो उसके पहले जितनी भी मिट्टी ये अपने साथ लेके आई थी, ये उस समंदर के पास वाले एरिया में उस मिट्टी को छोड़ देती है, और वहां पे जो एरिया, वहां पे जब वो मिट्टी इकट्ठा होती है तो वहां पे फॉर्म होता है डेल्टा, और ऐसा बोलते हैं कि जो डेल्टा होता है वो सबसे अच्छी जमीन है खेती करने के लिए। और हमारे इंडिया में द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे आप मैप में देखिए, आपको यहाँ पे ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आपको यहाँ से दिख रही है, देखिए ये यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आई है, एंड ये रिवर यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेन हो जाती है, और यहाँ से आपकी गंगा रिवर भी आ रही है, और ये देखिए ये गंगा रिवर है, और ये गंगा रिवर भी ये यहाँ से आके यहीं पे ड्रेन होती है ना। और इस एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, डेल्टा देखने को मिलता है, जो कि बहुत उपजाऊ जमीन होती है। आगे बढ़ते हैं। These rivers have formed fertile deltas at their mouth. For example, the Sundarban Delta is formed where the Ganga and the Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. So ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, और यहाँ पे एंड में हमको बताया है कि 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया से जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन ये इंडिया के जो हमारे इंडिया का जो ओशन है वहां पे 2 आइलैंड्स हैं, एक को हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, जो कि अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको कोरल आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे केरला के आसपास, और द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। मतलब बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है वहां पे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार इसको और देख लेते हैं हम कि ये कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर एक ये जो आप ब्लू बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कोरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। जो समुद्री जीव होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलिप्स, उनकी जो स्केलेटन्स होते हैं, ठीक है, ये कोरल उनसे मिलके बना रहता है। एंड व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, और जब कोई जिंदा पॉलिप डाई होता है या फिर जब वो मर जाता है, देन देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, तो उनकी जो हड्डियां होती है वही पानी में छूट जाती हैं। एंड अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर, और जो दूसरे पॉलिप्स होते हैं वो उन्हीं स्केलेटन्स पे ग्रो करने लगते हैं और वो हाइट गेन करने लगते हैं, दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स। ये पिक्चर में आप देखिए, ये कोरल आइलैंड्स की एक पिक्चर है। तो ये जो आपको रॉक जैसा जो हिस्सा दिख रहा है, ये एक्चुअली में रॉक नहीं है, ये एक्चुअली में कोरल्स है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।